हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। देखते हैं हम लोग इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 24। और ये जो सेट नंबर 24 है ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, या तो बोलो ये लास्ट सेट है। आज जो है ये 10 तारीख है, 10 अगस्त है। जो अगला वीडियो आएगा वो 15 अगस्त को आएगा। मैं 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, 11, 12, 13। इन 3 दिनों के लिए मैं अपने गाँव जा रहा हूँ रक्षाबंधन पे बहन से राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं नहीं जा पाया था रक्षाबंधन पे घर, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ 3 दिनों के लिए अपने गाँव रक्षाबंधन पर। आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो 15 को मे भी वीडियो आए, लेकिन इस सीरीज का नहीं आएगा। आएगा भी तो कोई अलग से कोई और वीडियो होगा। और उसके बाद 17 तारीख से तो आपका एग्जाम ही स्टार्ट है, इसीलिए ये जो सीरीज है यहाँ पर समाप्त करता हूँ मैं सेट नंबर 24 के साथ। आज मैं आपको फिजिक्स के 11 न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस वीडियो में। और ये सारे जो न्यूमेरिकल है ये बन जाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है 11 सवाल हैं लाइन से, और ये सब बनेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, इसी पर आधारित सारे के सारे सवाल हैं। तो हर सवाल को जो है पहले आप खुद से बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। जो भी सवाल आप न्यूमेरिकल देखेंगे फिजिक्स के अंदर, बस उतने ही टाइप्स हैं, उसी में से कोई ना कोई टाइप आपके एग्जाम में आ जाएगा। और जब भी आएगा आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मोमेंटम कंजर्वेशन से सवाल बनने वाला है। अब ये जो सवाल है ये मैंने आपको करवाया था सेट नंबर 23 में। वहां मैंने सवाल को गलत बना दिया था, लगभग 1000 व्यूज रहे होंगे, तभी मैंने इस क्वेश्चन को काट करके हटा दिया। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो मैंने उस पार्ट को काट करके हटा दिया वीडियो से, यूट्यूब चैनल से। लगभग 1000 व्यूज वहां पर रहे होंगे, वहां पर मैंने गलत बनाया था। ठीक है, लेकिन आंसर संयोग से वही आया जो आज आने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहां भी यही आया था, क्योंकि 10 का डिफरेंस था, तो आंसर में ज्यादा फर्क नहीं हुआ। देखिए सवाल बनेगा कैसे। सारे आज जो सवाल आप देखोगे सारे संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण सिद्धांत ये होता क्या है? ये होता है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो यहां भी हम लोग यही करेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ, हमारे पास बुलेट एंड ब्लॉक है, तो बुलेट एंड ब्लॉक बराबर फाइनल मोमेंटम, यहां भी बुलेट एंड ब्लॉक। सब सवाल ऐसे ही बनेगा, देखना। अब देखो इनिशियल सिचुएशन हमारे पास ये है कि एक बुलेट है जिसका द्रव्यमान ये है। ये बुलेट जो है इस वेग से गतिमान है, और ये ऐसे आकर के इस ब्लॉक को यहाँ पर हिट करती है। हिट करने के बाद क्या है, ये इसके अंदर धंस जाती है। ब्लॉक जो है ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड था, रेस्ट में था। धंसने के बाद क्या होता है कि ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। मान लो दोनों वेग v से आगे बढ़ते हैं, यानी बुलेट का वेग भी v है और ब्लॉक का वेग भी v है, क्योंकि जो बुलेट है इस ब्लॉक में आकर के धंस चुकी है। तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, प्रारंभिक स्थिति है, और ये हमारा अंतिम स्थिति है। अब प्रारंभिक स्थिति में बताओ बुलेट का मोमेंटम क्या होगा। याद रखना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, ये बात आप जानते हो। तो बुलेट का हम इनिशियल मोमेंटम यानी कि प्रारंभिक संवेग कैसे लिखेंगे? बुलेट का द्रव्यमान लिखेंगे, 10 ग्राम है, हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। इनटू में क्या हो जाएगा, वेग 400 मीटर पर सेकेंड है, प्लस ये तो बुलेट का संवेग है ना प्रारंभिक। अब हम ब्लॉक का लिखेंगे, तो ब्लॉक का द्रव्यमान जो है यहाँ पर 900 ग्राम है, लेकिन वेग 0 है क्योंकि रेस्ट में है स्टार्टिंग में इनिशियली, तो संवेग इसका 0 हो जाएगा बराबर। अब प्रारंभिक स्थिति में आ जाओ, ऐसे बनाना है आपको हर सवाल में, ठीक है, ये याद रखिए कैसे बना रहा हूँ। अंतिम स्थिति में क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति में बुलेट का संवेग लिखो, तो बुलेट का द्रव्यमान तो भैया वही रहेगा, ये 10 × 10⁻³ वेग v हो जाएगा, जो हमें नहीं पता है और यही हमें चाहिए, प्लस ब्लॉक का संवेग क्या हो जाएगा, ब्लॉक का द्रव्यमान है 900 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे, इनटू में ब्लॉक का भी जो वेग है वो v ही होगा, क्योंकि बुलेट धंस चुकी है तो दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, तो ये v हो जाएगा। तो यहाँ से 1, 2, 3 और ये 10⁻³ खत्म, तो ये 4 बराबर हमारा हो जाएगा, ये 900 गुने में 10⁻³ और इंटू में v है, और ये 10 गुने 10⁻³ इंटू में v है, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 910 गुने 10⁻³ और इंटू में v। यहाँ से v हमारा हो जाएगा 4000 और बट्टे में 910। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगा 4.39 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये आंसर हमारा
बी हो जाएगा। तो हर सवाल जो आएगा आगे हम सबको ऐसे ही बनाएंगे, चाहे यहाँ बुलेट ब्लॉक हो, चाहे बुलेट गन हो, सब में आपको ऐसे ही सोचना है। आपको प्रारंभिक स्थिति बनाना है, अंतिम स्थिति बनाना है और इस तरीके से सॉल्व कर देना है। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 6 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 300 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक का रिकॉइल वेग क्या है, यानी कि प्रतिक्षेपित वेग क्या है। अब यहां भी देखो, जो प्रारंभिक स्थिति है वो ये है और अंतिम स्थिति ये है। प्रारंभिक स्थिति में क्या हुआ कि जो बंदूक है वो भी रेस्ट में है और जो बुलेट है वो भी रेस्ट में है। अंतिम स्थिति में क्या हुआ, बुलेट जो है इस दिशा में फायर किया गया तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाया। तो ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रारंभिक स्थिति में हम लोग दोनों का संवेग लिखेंगे, जोड़ेंगे, तो बुलेट का भी संवेग 0 हो जाएगा और गन का भी जो संवेग है ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इनिशियली प्रारंभिक स्थिति में दोनों विराम अवस्था में थे, रेस्ट में थे। जब बुलेट फायर किया गया तब बुलेट का जो अंतिम संवेग है वो कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, बुलेट का द्रव्यमान जो कि 10 ग्राम है इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे और बुलेट का जो वेग है 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड प्लस बंदूक का जो द्रव्यमान है 6 किलोग्राम और बंदूक के बारे में हमें पता करना है कि पीछे की ओर जो है बंदूक का वेग क्या है, तो ये भी हमें चाहिए। ये प्रारंभिक संवेग है, दोनों का 0-0 आया और ये अंतिम संवेग है, ये बुलेट का संवेग और ये बंदूक का संवेग। तो यहां से देखो 0 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 1 2 3, इस 3 0 से ये 10⁻³ खत्म, तो ये 3 इंटू में 3 प्लस 6 भी हो जाएगा। यहाँ से भी आएगा हमारा -3/6 यानी कि -1/2 यानी कि -0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में साइन को कंसीडर नहीं किया था। जब हम इस सवाल को बनाएंगे वहां पर हमें कंसीडर करना होगा कि इस दिशा में अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं वेलोसिटी को तो इस दिशा में हम लोग निगेटिव मानेंगे, क्योंकि जो वेग है वो सदिश राशि है। लेकिन अगर आप नहीं भी साइन कंसीडर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो सही आएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो -0.05 हमारा आंसर निकल कर जाएगा। अगर हम पहले ही साइन कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं आता, क्योंकि हमने कंसीडर नहीं किया था, सीधा हम लोगों ने बना दिया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ये बताने के लिए कि बुलेट की जो दिशा है चलने की और गन की जो दिशा है चलने की वो विपरीत है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर हम पहले ही ये मान लेते हैं कौन किस दिशा में जा रहा है और हम साइन ले लेते हैं तो ये माइनस यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। तो माइनस इसीलिए आया है यहाँ पर, ये बताने के लिए कि गन का जो वेग है वो विपरीत दिशा में है बुलेट के वेग की तुलना में। आंसर हमारा डी हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखो, रिक्वायर्ड वेलोसिटी बराबर बुलेट का मास गुने में बुलेट का जो वेलोसिटी है और बटे में मास ऑफ गन, यानी कि बुलेट के संवेग में भाग लगा देना है गन के मास से। नेक्स्ट हमारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली चलाती है। गोली बंदूक के बैरल से गुजरने में इतना टाइम लेती है और 100 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वह वेग क्या है जिसके साथ बंदूक पीछे हटती है। सेम सवाल है यहाँ पर। ये अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर कि ये जो बैरल है, ठीक है, ये जो बैरल है बंदूक की, ये जो बैरल है, यहाँ से बुलेट को गुजरने में जो टाइम यहाँ पे लगता है वो इतना टाइम लगता है। उसके बाद जो है वेलोसिटी ये मिल जाता है। तो इस सवाल में इस टाइम का जो है कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। हर कुछ आपको दिया हुआ है, आपको बस इस वाले फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट कर देना है। जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है हम कैसे लिखेंगे, हम लोग निकालेंगे संवेग किसका, बुलेट का। बुलेट का संवेग लिखने के लिए बुलेट का द्रव्यमान हम ये लिखेंगे। डिटेल में कैसे बनाना है वो मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ। 30 × 10⁻³ इंटू में जो वेलोसिटी है बुलेट का वो 100 है, बट्टे में मास ऑफ गन जो कि 3 किलोग्राम है। तो यहाँ से 1 2 3 से ये खत्म, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से जो ये बंदूक है ये पीछे की ओर भागेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, बस यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि बंदूक जो पीछे की ओर झटका खाएगा किस बल से खाएगा, ये बल हमें पता करना है। तो यहाँ पर बल बराबर हमारा फॉर्मूला होगा संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय।
ये भी फॉर्मूला होता है, यहीं से निकल करके ये वाला फॉर्मूला आता है, इसी वाले फॉर्मूले से निकल करके ये वाला फॉर्मूला आता है, संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय। तो F इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग और बट्टे में समय। अब देखो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, घन का, केवल घन का हमें पता करना है। घन का अंतिम संवेग क्या होगा, इसका द्रव्यमान जो कि 3 किलोग्राम है और इसका वेग जो हम लोगों ने पिछले सवाल में निकाला, मतलब इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको वेग निकालना होगा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले सवाल में, एक था, माइनस प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। इनिशियली जब बुलेट को फायर नहीं किया गया तो इसका मोमेंटम 0, बट्टे में ये वाला टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए ये टाइम यहाँ पर दिया गया था। यानी बुलेट जब फायर नहीं हुआ था तो बंदूक भी रेस्ट में था, उसके बाद बुलेट को फायर किया गया, बुलेट को फायर किया गया तो जब बुलेट जो है बंदूक को छोड़ देती है उस टाइम तक जो संवेग में परिवर्तन हुआ वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बुलेट के छोड़ने के बाद तो ये बुलेट और बंदूक का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ने तक जो संवेग में परिवर्तन हुआ वो यहाँ पर लिखा गया है और उसमें टाइम कितना लगा था, इतना लगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1000 न्यूटन हमारा आंसर आएगा, 1000 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, उसी दिशा में 1.5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 20 किलोग्राम की ट्रॉली पर कूदता है, उनका सामान्य वेग क्या है। सामान्य वेग मतलब कूदने के बाद दोनों एक साथ चलेंगे तो उनका कॉमन वेलोसिटी क्या है, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी क्या है। यानी कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पर ये कार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रॉली दिया गया है, तो मान लो ये ट्रॉली के स्थान पर कार्ट है, इस ट्रॉली के स्थान पर आप कार्ट मान लो या फिर आप ट्रॉली लिख लो, यहाँ पर ये ट्रॉली मान लो, ये कार्ट नहीं ट्रॉली है। तो यहाँ पर ये जो लड़का है देख लो इस गति से दौड़ रहा है, द्रव्यमान भी हमें दिया हुआ है, ये जो ट्रॉली है ये भी गतिमान है इसी दिशा में इस गति से, इसका द्रव्यमान भी दिया गया है 20 किलोग्राम है। कूदने के बाद ये दोनों साथ साथ चलेंगे, मान लो दोनों साथ साथ v स्पीड से चल रहे हैं, तो बताना है कि ये v क्या है, उनका सामान्य वेग क्या है। तो ये हमारा प्रारंभिक स्थिति है और ये हमारा अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति में हम लोग संवेग निकालते हैं दोनों का, इस लड़का का हम लोग संवेग लिखते हैं तो इसका द्रव्यमान और गुने में जो इसका वेग है 5 प्लस इस ट्रॉली का संवेग हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ट्रॉली का जो द्रव्यमान है वो 20 है और वेग हमारा यहाँ पर 1.5 है। ये हमारा प्रारंभिक हो चुका है। अब अंतिम फाइनल, लड़का का संवेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़का का जो द्रव्यमान है और गुणे में जो इसका वेग है जो हमें चाहिए प्लस इस ट्रॉली का क्या हो जाएगा, जो इसका द्रव्यमान है और इंटू में जो इसका वेग है। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, v वेग से ही चल रहे हैं, इसीलिए दोनों के लिए v आया यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा 250 प्लस 30 बराबर ये 50 और ये 20 70 v, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू 280 और बटे में 70। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली और ये लड़का दोनों ही आगे बढ़ेंगे, तो डी हमारा राइट आंसर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 300 किलोग्राम द्रव्यमान वाली नाव से 3 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से कूदती है, नाव किस वेग से पीछे की ओर जाने लगती है। ये सेम सवाल है जैसा कि बुलेट और गन वाला था, बुलेट और गन वाला जो हम सवाल बनाते हैं ठीक वैसे ये भी बनेगा। वहां पर जो गन था यहाँ पर ये बोट है, ये नाव है, और वहां पर जो बुलेट थी यहाँ पर ये गर्ल है, हालांकि इस पिक्चर में ये लड़का है। आप चाहो तो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले पर बना सकते हो, ठीक है। हमें बोट का जो वेग है वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम लोग बुलेट का संवेग लिखते थे, यहाँ पर हम लड़की का संवेग लिखेंगे। तो लड़की का द्रव्यमान जो है ये 50 किलोग्राम है, जो इसका वेग है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो बट्टे में हम लिखेंगे नीचे मास ऑफ बोट, वहां पर लिखते थे मास ऑफ गन, तो ये 300 हो जाएगा, तो ये 150 और बट्टे में 300, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, जो प्रारंभिक स्थिति रही होगी वो क्या रही होगी कि ये नाव है और इसमें ये लड़की है, दोनों रेस्ट में थे, प्रारंभिक स्थिति में दोनों रेस्ट में थे, दोनों विराम अवस्था में थे। तो प्रारंभिक स्थिति में अगर हम मोमेंटम लिखते तो 0 + 0, अंतिम स्थिति में हम मोमेंटम लिखते तो ये बॉय इधर की ओर गया, नाव जो है इधर की ओर गई। इस लड़की का हम यहाँ पर संवेग लिखते हैं, तो लड़की का द्रव्यमान जो कि हमें दिया गया है 50 और गुने में हमें
ये वेग जो हमें दिया गया है ये भी दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर नाव का जो हम यहाँ पर द्रव्यमान लिखते हैं 300 किलोग्राम और ये वेग हमें चाहिए था, तो ये हम बराबर कर देते हैं यहाँ पर 50 गुने में 3 प्लस 300 गुने में भी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर निगेटिव आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर फिर से साइन कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर निगेटिव आता है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड ही निकल के आता। अगला हमारा सवाल है 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक 4 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान 1500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक दूसरे ट्रक से सामने समान दिशा में 2 मीटर पर सेकंड की गति से टकराता है। टक्कर के ठीक बाद उनका समान वेग यानी कि यहाँ पर भी कॉमन वेलोसिटी क्या होगा टकराने के बाद, यदि वो दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये ट्रक है, ये भी इस दिशा में चल रहा था, ये भी इस दिशा में चल रहा था, दोनों टकराया, टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगे इस वेग से। तो हमें यही वेग पता करना है, यानी ये हमारा प्रारंभिक स्थिति है और ये हमारा अंतिम स्थिति है। तो ये हमारा अगर प्रारंभिक स्थिति है तो इसका हम संवेग लिखते हैं यहाँ पर, इसका द्रव्यमान और गुने में इसका वेग प्लस इसका द्रव्यमान और गुने में इसका वेग। अंतिम स्थिति में आ जाओ, यहाँ पर इस वाले ट्रक का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 500 गुने में v हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं और इसी वेग से चल रहे हैं। और इसका संवेग हम लोग लिखेंगे ऐसे। अब इस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 500 गुने में 4 प्लस 1500 गुने में 2 बराबर, यहाँ ये 1500 ये 500, ये हो जाएगा टोटल 2000 v। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसे आप आराम से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद 2.5 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है कि x जो है ये एक गेंद है जो चल रही है, इसका द्रव्यमान जो है 1 किलोग्राम है और ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। अब एक आइडेंटिकल गेंद है जिसका नाम y है। आइडेंटिकल गेंद कहने का मतलब इसका भी द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और ये रुकी हुई है, ये रुकी हुई है। अब जाकर के ये जो x है इससे टकराती है, टकराने के बाद x जो है रुक जाती है, x रुक जाती है और जो y है ये मान लो v स्पीड से चलने लगती है। यहाँ पर क्यों लिखा है इसको y कर दो, y। तो v हमें बताना है। तो ये हमारा जो है ये प्रारंभिक स्थिति है और ये जो है ये अंतिम स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति में x का संवेग क्या हो जाएगा, x का द्रव्यमान और गुने में x का वेग प्लस प्रारंभिक स्थिति में इसका समय 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो गेंद रुकी हुई थी। उसके बाद अंतिम स्थिति में x रुक जाती है तो x का संवेग 0 हो जाएगा और y चलना स्टार्ट कर देती है तो y का द्रव्यमान क्योंकि आइडेंटिकल है, समान गेंद है, तो इसका भी द्रव्यमान 1 हो जाएगा और ये v हमें चाहिए। तो यहाँ से 2 बराबर हो जाएगा v, यानी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक भारी कार A जो 10 मीटर पर सेकंड गति से चल रही है 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्पोर्ट्स कार B से आमने सामने टकराती है। यदि दोनों कार टकराने पर रुक जाती है तो कार B का वेग क्या था। मतलब इस बार सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये ट्रक है, दोनों ट्रक हैं, हमें सवाल में कार दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये कार A है और ये कार B है। कार A का द्रव्यमान ये है, ये इस गति से आगे की ओर चल रही थी। कार B ये है, ये इधर की ओर इस गति से v गति से आ रही थी। फिर बाद में दोनों में क्या होता है, टक्कर हो जाता है। बाद में दोनों में टक्कर हो जाता है, टक्कर होने के बाद ये दोनों ही रुक जाते हैं। तो अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है। अंतिम स्थिति में दोनों का संवेग लिखो तो A का जो द्रव्यमान है वो 2000 किलोग्राम है और जो वेग है वो 10 है प्लस प्रारंभिक स्थिति में इस B का संवेग लिखो 500 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है और ये वेग जो v हमने माना है यही हमें चाहिए। टकराने के बाद दोनों ही रुक जाते हैं, यानी जो अंतिम संवेग है ये दोनों का 0-0 हो जाएगा। तो यहां से देखो अब ये हमारा हो जाएगा 2000 गुने में 10 यानी कि 20,000 बट्टे में ये 500 v बराबर, लेकिन माइनस में। अब देखो यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। दोनों की दिशा जो है विपरीत है। अगर हम पहले ही साइन कंसिडर कर देते हैं कि चलो हमने इधर वाले को प्लस मान लिया, इधर वाले को माइनस मान लिया, तो यहाँ पर माइनस नहीं आता क्योंकि हमने साइन कंसिडर नहीं किया था, इसलिए फाइनल आंसर में यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो ये 1 2 1 2, ये 200 बट्टे में 5 यानी कि 40
मीटर पर सेकेंड। ये जो कार बी थी ये 40 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर आ रही थी, 40 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर। अगला हमारा सवाल है बुलेट प्रूफ बनियान। ये बनियान अक्षय कुमार वाला बनियान नहीं है, अंदर से भी फिट बाहर से भी फिट, ये वेस्ट है, बुलेट प्रूफ वेस्ट, जिसे बुलेट भेद नहीं पाती। तो ये पहने हुआ था एक आदमी और अपने रोलर स्केट पे खड़ा था, ठीक है, ये पैरों में जो इन्होंने लगाया हुआ है यही है रोलर स्केट। तो ये आदमी जो है रोलर स्केट पहने खड़ा था स्टार्टिंग में, इनिशियली बस ये रेस्ट में था, और इन दोनों का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है। इन दोनों का द्रव्यमान इन दोनों को मिला करके 80 किलोग्राम है। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली चलाई जाती है इस स्पीड से, तो ये गोली जो है आकर के वेस्ट पे टकराती है और टकराने के बाद इनकी बुलेट प्रूफ वेस्ट है, तो जो गोली है बुलेट है भेद नहीं पाएगी, तो टकराने के बाद वो जो बुलेट है वो जमीन पर गिर जाती है। पूछा यह गया है आदमी का वेग क्या है। ऐसे बुलेट आकर के हिट किया, हिट करने के बाद ये आदमी क्योंकि ये इस रोलर स्केट पे खड़ा है तो पीछे की ओर यानी कि इधर की ओर गति करेगा हिट करने के बाद, लेकिन बुलेट जो है भेद नहीं सकती क्योंकि ये बुलेट प्रूफ वेस्ट बना हुआ है, बस पीछे की ओर थोड़ा सा झटका खाएगा यानी कि गति करेगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि बताओ किस वेग से पीछे की ओर ये भागेगा, गति करेगा। तो प्रारंभिक स्थिति कुछ ऐसा था कि ये जो व्यक्ति है ये स्थिर था, ये खड़ा था, ठीक है, यानी कि विराम अवस्था में था। तो प्रारंभिक स्थिति में इस दोनों का, ठीक है, इस दोनों का जो संवेग है वो जीरो था, इस दोनों का संवेग जीरो था। हम इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक ही सिस्टम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्रारंभिक स्थिति में ये पूरा सिस्टम रेस्ट में था, लेकिन बुलेट जो है इस स्पीड से आ रही थी, तो बुलेट के पास संवेग था, तो बुलेट का संवेग 20 ग्राम है यहाँ पर द्रव्यमान, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे और गुने में वेग। ये प्रारंभिक स्थिति है बराबर। अंतिम स्थिति में क्या हुआ, बुलेट जो है टकराई, टकराने के बाद वो रुक गई, तो बुलेट का संवेग तो जीरो हो गया, लेकिन ये आदमी पीछे की ओर झटका खाया, पीछे की ओर गति किया, तो इसके पास कुछ संवेग आ गए। और ये आदमी ही नहीं, ये पूरा सिस्टम ही पीछे की ओर झटका खाया, ये रोलर स्केट भी पीछे की ओर भागेगा ना। तो इस पूरे को हमने एक सिस्टम माना है, तो इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, पूरे सिस्टम का द्रव्यमान 80 हो जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग सबका लिख सकते हो, यहाँ पर हमने बुलेट का लिखा, इस आदमी का लिखा, चाहते थे यहाँ पर रोलर स्केट का भी लिखते हैं, यहाँ भी हम बुलेट का लिखते हैं, आदमी का लिखते हैं और रोलर स्केट का लिखते हैं, लेकिन हमने इस पूरे को एक ही सिस्टम मान लिया, इससे हमारा काम और आसान हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम का जो वेग है वो v है। यहाँ पर देखना जो हमारा फाइनल आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आदमी भी इधर की ओर झटका खाया और बुलेट भी इधर की ओर ही आकर के हिट की थी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर आंसर जो है नेगेटिव नहीं आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, इस 3 जीरो से ये 10⁻³ खत्म हो गया, तो यहाँ पर होगा 4 और गुने में 2 है तो ये 8, 8 बराबर 80 गुने में v, तो v हो जाएगा हमारा 8 बटे में 80 यानी कि 1 बटे में 10 यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। अब ये आखिरी सवाल है न्यूमेरिकल का। 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार A 25 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक अन्य कार B से उसी दिशा में इस स्पीड से टकराती है। टक्कर के बाद कार A का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, टक्कर के बाद B का वेग क्या होगा। यानी इस बार हमारा सवाल ये है कि एक कार A है, ये इस दिशा में चल रही थी, इस स्पीड से चल रही थी और द्रव्यमान इसका 1500 किलोग्राम है। एक कार B भी है जो इसी दिशा में चल रही थी और ये चल रही थी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और इसका जो द्रव्यमान है वो 1000 किलोग्राम है। अब ये दोनों जो है टकराते हैं, टकराने के बाद फिर से चलने लगते हैं, टकराने के बाद फिर से चलने लगते हैं, तो हमें बी का बताना है कि क्या होगा। मैंने मान लिया बी का बी होगा। टकराने के बाद ये हमारा अंतिम स्थिति है और ये माफ करना, ये हमारा प्रारंभिक स्थिति है और ये हमारा अंतिम स्थिति है। टकराने के बाद बी के बारे में बताना है। ए जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगती है टकराने के बाद। तो पहले हम लिखते हैं प्रारंभिक स्थिति में दोनों का संवेग क्या था, तो ये इसका द्रव्यमान हो जाएगा और गुने में इसका वेग प्लस इसका लिखते हैं प्रारंभिक स्थिति में इसका द्रव्यमान और गुने में इसका वेग बराबर इसका लिखते हैं। अब ए का द्रव्यमान तो वही रहेगा 25, लेकिन वेग अब 20 हो चुका है, प्लस बी का लिखते हैं, बी का द्रव्यमान भी वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, बी का वेग हमने यहाँ पर v माना हुआ है। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आराम से इसको सॉल्व करिए और यहाँ से v पता करिए। v जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर b। अब देखते हैं कुछ सवाल केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के ऊपर मैंने जो भी सवाल आज बनाया हुआ है वो सारे हैं केमिकल रिएक्शन से, जो मैंने आपको आखिरी में 3 वीडियोस दिए हैं।
ये एक फॉर्मूला है, बताना है इसका रासायनिक नाम क्या है। सोडियम मेथनोएट है, सोडियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड है, सोडियम पामीटेट है, क्या है। सोडियम पामीटेट के बारे में याद रखना, ये एक साबुन है। जो साबुन होता है वो क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होता है, यानी कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो ये सोडियम पामीटेट है। तो ये सोडियम पामीटेट एक साबुन है, ये आप बस यहाँ पर ध्यान रखो। ये जो एसिटिक एसिड है इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3COH होता है, ठीक है। ये जो सोडियम एसीटेट है इसका फॉर्मूला होता है COONA, और ये जो सोडियम मेथनोएट है इसका सूत्र होता है HCONA। ये क्या है, ये है फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड, इसी का ये सॉल्ट है। और ये है एसिटिक एसिड, इसी का ये सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है। जैसे CH3COH, ये क्या है, एसिड है। इसका हम रिएक्शन करवा दें बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा लवण, लवण और जल। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण और जल। तो बस यही वाला जो रिएक्शन है ये हुआ और यहाँ पर बन गया सोडियम एसीटेट। इसी को आप बोल सकते हो सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट। यहाँ पर अगर आप अम्ल जो है फॉर्मिक एसिड ले लो तो यहाँ पर बन जाएगा ये बन जाएगा सोडियम मेथनोएट। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न में से किसे बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, बेयर अभिकर्मक, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन। ये हम बोलते हैं K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के विलयन को। उसके बाद में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर अगर हम ले लें, यहाँ पर हम अगर ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, या फिर इसके स्थान पर ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन, तो इसी विलयन को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स अभिकर्मक। और ये पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। 100 ml पानी में अगर हम 5 से 8 ml जो है एसिटिक एसिड डाल दें तो उसे हम बोलेंगे सिरका। और आयोडीन का टिंचर, ये है एल्कोहल प्लस आयोडीन का मिश्रण। इसका इस्तेमाल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। आंसर हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस फटफट के ध्वनि के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है, तो ये कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये हमारे आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, नाम दिया था लेवोचियर ने। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ना ही जलती है और ना ही जलने में सहायक है। ब्यूटेन, ये एलपीजी का मुख्य घटक है, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। और एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन नाम का कंपाउंड मिक्स किया जाता है ताकि एलपीजी का अगर लीकेज हो तो हमें आसानी से पता लग जाए, क्योंकि इसकी जो गंध है वो बहुत ही घटिया होती है। एथेनॉल को वायु में जलाने पर क्या नहीं प्राप्त होता है, जो एथेनॉल है CH3CO, CH3, CH2OH, यही है एथेनॉल। इसको जलाने पर, इसको जब हम बर्न करेंगे, इसको जब हम बर्न करेंगे, इसका जब हम दहन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, हमें वाटर वेपर मिलता है और यहाँ पर हीट जो है इवॉल्व होती है और लाइट भी यहाँ पर उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती है, बाकी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक की गंध मधुर या मृदु होती है और इसका उपयोग इत्र एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करवाता हूँ। एस्टर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल बनता है और साथ में क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H, ये मिलकर के यहाँ पर पानी बनाते हैं और ये पानी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बनेगा एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज बनेगा यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, कीटोन का होता है ये सिंपली C डबल बॉन्ड O। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस CnH2। धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और यहाँ पर क्या बनाएगा, तो धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट
जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु को पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है? इनमें से किस धातु को पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है? पोटेशियम एंड सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में या फिर नमी के संपर्क में ना आए, क्योंकि आने पर ये जल उठते हैं, इनमें आग पकड़ लेता है। ऐसे ही लिथियम भी काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये भी अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो इनमें आग पकड़ लेता है। लिथियम को जो है पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है, पैराफिन वैक्स में लपेट कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल अलग कर लिए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर इनमें से कौन सा वो ऑर्गन है जिसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट सबस्टांस होते हैं जैसे कि यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है, ये अलग कर दिए जाते हैं? ये कौन है? किडनी। ये देखो, ये किडनी है। हमारे बॉडी में जो किडनी है वो बीन शेप्ड होती है, सेम के बीच के आकार की जैसी होती है। संख्या में 2 होती है, ठीक है, संख्या में 2 किडनी होती है हमारे पास और 2 होती है मूत्रवाहिनी, ठीक है, 2 होती है मूत्रवाहिनी, 2 होती है किडनी और एक जो है मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। तो किडनी में मूत्र बनता है, बनने के बाद जो है मूत्रवाहिनी के द्वारा ये आकर के इकट्ठा होता है मूत्राशय में इकट्ठा होता है और फाइनली मूत्र मार्ग से जो यूरिन है, मूत्र, ये बाहर आता है। अब एक स्वस्थ वयस्क जो है वो प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1 से 2 लीटर, लगभग 1 से 2 लीटर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर सभी? तो आप जानते होंगे सारे के सारे जो है चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ पे ये क्रिया होती है? पाइरुवेट का विखंडन इनमें से कहाँ पर होती है? ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये कोशिका द्रव्य में टूटता है पाइरुवेट के। तो ग्लूकोज टूटा पाइरुवेट में। पाइरुवेट जो है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये कहाँ टूटा? कोशिका द्रव्य में। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, इसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज का टूटना पाइरुवेट में, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, इसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब ये पाइरुवेट अगर आगे चल करके माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। यही पाइरुवेट अगर हमारे मसल सेल्स में, ठीक है, जो हमारी पेशी कोशिका है वहां पर जाकर टूटे ऑक्सीजन के अभाव में, तो वहां पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यही लैक्टिक अम्ल है जिसके कारण जो पेशियां हैं वो थक जाती हैं। ज्यादा एक्सरसाइज कर लेने से, ज्यादा भाग दौड़ कर लेने से जो हमारी पेशियां हैं वो थक जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ये जो पाइरुवेट है इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। और बनने चाहिए थे ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद, पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद, पूर्ण दहन के बाद, लेकिन बन जाता है लैक्टिक अम्ल। अगर पाइरुवेट जो है ये ईस्ट में, यानी कि खमीर में, ईस्ट आप जानते हो एक कोशिका वाला कवक है, ईस्ट में अगर ये पाइरुवेट जो है टूटे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो वहां पर एथेनॉल बनता है। तो शराब बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन करवाई जाती है। और न्यूक्लियस को हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं। कोशिका का जो मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ सेल, ये न्यूक्लियस है। एक चीज और याद रखो, यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ये लवक है, यानी कि जो ये प्लास्टिड है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया और इस प्लास्टिड, इन दोनों के पास, ये दोनों ऐसे कोशिकांग है, ऐसे सेल ऑर्गेनल है कि इनके पास जो है खुद का डीएनए होता है एंड खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। निम्न में से कौन वृक्षों में जल के अवशोषण एवं वहन के लिए उत्तरदायी है? जल के अवशोषण और वहन के लिए, यानी जल का अवशोषण किया जाता है जड़ों के द्वारा, फिर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है जल पत्तियों तक। तो इनके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन उत्तरदायी है? तो देखो, ट्रांस ये सही कर देना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन भी जिम्मेवार है, रूट प्रेशर भी जिम्मेवार है और ट्रांसपीरेशन पुल भी जिम्मेवार है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है ये ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है डे टाइम में, और ये जो रूट प्रेशर है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है नाइट के टाइम में।
24 ही सवाल है। देखो मैंने तो 25 लिखे थे, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सेव नहीं हो पाया क्योंकि मैंने ऑटो सेव जो है वो ऑन करके रखा हुआ है। ऑटो सेव ऑन करके रखा हुआ है, जैसे मैं पीपीटी बनाता हूँ वो सेव होता चला जाता है। तो हो सकता है जो मैंने 25वां सवाल जो मैंने यहाँ पर लिखा था लास्ट स्लाइड में, उसको लिखने के बाद जो है मैंने पीपीटी को कट कर दिया। जब आप ऑटो सेव ऑन करके रखते हो ना तो वहां पर कट करते समय सेव या फिर नॉट सेव का ऑप्शन नहीं आता है, वो बस कट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि सेव हो गया होगा लेकिन वो सेव नहीं होता है, तो यही चीज यहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है 100% मैंने लिखा था लेकिन वो सेव नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम 24 सवाल ही करके खत्म करते हैं।